हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अगर आपने हमारी कहानी पढ़ना शुरू की है तो 5 चैप्टर से पहले न छोड़े और हमारी मेहनत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बहुत ही घना जंगल था जहां चारों तरफ अंधेरा था। उस अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक 5 साल का बच्चा खड़ा जोर जोर से रो रहा था। तभी उस जंगल की झाड़ियों के बीच से कुछ गुंडे निकले और उस मासूम बच्चे की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगे। वह गुंडे उस बच्चे की तरफ अपना कदम बढ़ा ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से झाड़ियों में कुछ आवाज हुई। आवाज को सुन वहां मौजूद सभी गुंडे पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। उन्होंने जैसे ही आगे देखा तो बच्चा वहां से गायब था। उन सभी गुंडे ने एक साथ कहा, वह बच्चा कहाँ गया? गुंडे के मालिक ने कहा, ढूंढो उस बच्चे को, वह बच्चा बहुत ही कीमती है। मुझे वह बच्चा चाहिए किसी कीमत पर, वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा मोहरा बन सकता है। कोई और भी था जो इन गुंडों की बातें सुनकर डर हुआ था, और यह कोई और नहीं बल्कि यह वही लड़की थी जिसने उस बच्चे को उन गुंडों से बचाया था और उस बच्चे को लेकर झाड़ियों में छिप गई थी। उस लड़की ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए उसकी बैक को सहलाते हुए पूछा, बच्चा आप ठीक हो? आपको कहीं लगी तो नहीं? और आप यहाँ कैसे आए? वह बच्चा इतना डरा हुआ था कि उसने उस लड़की को कसकर गले से लगा लिया। उस बच्चे को इतना डरा देख उस लड़की ने उस बच्चे को अपने गले से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चा, डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ। तभी उन गुंडों की आवाज आई, ढूंढो उस बच्चे को, वो यही कहीं होगा। गुंडों की आवाज सुन कनक उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए उस बच्चे से कहा, डरना नहीं बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी नोवेल की फीमेल लीड कनक है। कनक जैसे ही उठकर जाने को हुई तो किसी ने कनक का हाथ पकड़कर एक झटके से खींच लिया। कनक जैसे ही चिल्लाने को हुई तो उस लड़के ने कनक के मुंह पर अपने हाथ को रख कनक को घूरने लगा। ऐसे अचानक से किसी की खींचने पर कनक बिल्कुल डर गई। वह लगातार कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी कि उस है। दसम लड़के ने कनक का मुंह और कसकर दबाते हुए अपनी कोल्ड आवाज में कनक से कहा, अगर चीखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जंगल के जानवरों को सौंप दूंगा, इसलिए चुपचाप से मेरे साथ चलो, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। जंगल में काफी अंधेरा था जिससे कनक सिर्फ उस लड़के की आंखें देख पा रही थी। उस लड़के की ग्रीन आंखें देख कनक ने हाँ में गर्दन हिला दी। कनक की हाँ सुन। उस लड़के ने कनक के मुंह से अपना हाथ हटाकर कनक का हाथ पकड़कर कनक को अपने साथ झाड़ियों के बीच से ले जाने लगा। कनक चुपचाप उस लड़के के साथ जाने लगी। वह लड़का कनक का हाथ पकड़े हुए झाड़ियों के बीच से एक गुफा के पास पहुंचा। वह गुफा बिल्कुल बंद थी। तभी उस लड़के ने उस गुफा के साइड में अपना हाथ रखा तो उस गुफा का पत्थर साइड हो गया और एक डोर बन गया। वह लड़का कनक का हाथ पकड़े हुए उस गुफा के अंदर चला गया। उनके अंदर जाते ही गुफा दोबारा से बंद हो गई। गुफा को इस तरह बंद होते देख कनक को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उस लड़के ने कनक को गुफा के अंदर लाकर चुटकी बजाई तो उस गुफा के सारे लाइट ऑन हो गई तो कनक डर से वंश को देख रही थी। ये है दसम लड़का, कोई और नहीं बल्कि वंश राय सिंघानिया है। वंश अपने गन कनक की तरफ पॉइंट कर दिया। वंश के ऐसे करने से कनक डर से 2 कदम पीछे हो गई। वंश कनक को घूरते हुए कनक से पूछा, कौन हो तुम? किसकी बंदी हो? किसने भेजा है तुम्हें? अपने सामने खड़े मास्क वाले लड़के की बात सुन कनक ने हकलाते हुए कहा, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप पर आई थी। हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ फोटो चाहिए थी, इसलिए मैं फोटो खींचते खींचते जंगल में भटक गई थी। कनक ने ये सब बातें एक सांस में कही थी। इतना कहकर कनक अपने सामने खड़े मास्क वाले लड़के को बिना पल के झपकाए देख रही थी। कनक को अपने सामने खड़े लड़के की सिर्फ ब्राउन आंखें दिख रही थी। कनक को देख वंश ने गुस्से से किसी का नाम लिया। लुसा वियान ने जैसे ही नाम लिया एक लड़की आई जिसने ब्लैक कलर की टाइट जीन्स, ब्लैक हुडी पहनी थी। उसने अपने बालों का पोनीटेल बनाया था। वह दिखने में एक एजेंट की तरह लग रही थी। वियान ने लुसा से कहा, रूहान को घर लेकर जाओ। वंश का ऑर्डर मिलते ही लुसा जैसे ही कनक के हाथों से रूहान को लेने को हुई तो कनक 2 कदम पीछे जाते हुए रूहान को और कसकर सीने से लगाते हुए डरते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें इस बच्चे को क्यों दूं? अगर तुमने इसे मार दिया तो? कनक की बात सुन वंश अपनी आंखों को थोड़ा और बड़ा करके कनक को घूरने लगा। वंश को अपनी तरफ घूरते देख कनक डर गई। तभी लुसा ने कनक से कहा, मैम ये हमारे बॉस का सन है।
बॉस अपने ही सन को क्यों मारेंगे? लुसा की बात सुन कनक वंश की तरफ देखने लगी। कनक को अपनी तरफ देखते देख वियान ने कनक से कहा, मुझे घूरना बंद करो वरना आंखें निकाल दूंगा। रोहान को लुसा को दो वरना इस गन की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे के पार होंगी। वंश की बात सुन कनक ने अपने कांपते हाथों से रोहान को लुसा की गोद में दे दिया। लुसा रोहान को वहां से लेकर चली गई। रोहान रोते रोते सो गया था। कनक जैसे ही गुफा के डोर के पास जाकर पत्थर पर हाथ रखा तो वंश गन से शूट कर दिया। कनक की चीख निकल गई। वंश की बुलेट कनक के हाथ के पास लगी थी। कनक अपने हाथों को जल्दी से हटाकर अपने कानों पर रख चीखने लगी। उसका चेस तेजी से अप डाउन हो रहा था। वंश कनक के पास आकर पीछे से कनक अपनी बाहों में भरते हुए अपनी कोल्ड आवाज में कनक से कहा, अगर यहाँ से बाहर जाने के बाद तुमने अपना मुंह खोला या यहाँ के बारे में किसी को भी कुछ बताया तो याद रखना अगली बार मेरा निशाना तुम्हारा भेजा होगा। और इसे मेरी धमकी मत समझना क्योंकि वंश राय सिंघानिया धमकी नहीं देता। इतना कहकर वंश ने एक झटके से कनक को छोड़ दिया। कनक लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वंश गुफा का डोर ओपन कर कनक से कहा, जाओ यहाँ से और पीछे मुड़कर दोबारा मत देखना। वंश की आवाज में इतना खौफ था कि कनक को डर के मारे पसीने छूट रहे थे। कनक वंश की ब्राउन आंखों में डर से देख रही थी। वह बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। वंश ने जोर से चिल्लाकर कहा, मरना चाहती हो क्या? जाओ यहाँ से। वंश की इतनी तेज आवाज सुन कनक वहां से ऐसे गई जैसे हवा का झोंका। वंश कनक को जाते देख अपनी आंखों को और छोटा कर उस अंधेरे जंगल में देखते हुए कहा, तुमने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत पछताओगे तुम कि आज रात तुम मुझसे टकराई क्यों थी। तुम्हें आज रात का अफसोस पूरी जिंदगी रहेगा क्योंकि तुमने एक डेविल के प्लान को बर्बाद किया है। अब तुम बनोगी मेरे खेल का खिलौना। इतना कहकर वंश कहां से चला गया। दूसरी तरफ कनक जंगलों में भागते जा रही थी। वह ऐसे भाग रही थी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ते पड़े हो। भागते भागते कनक के पैरों में कांटा चुभ गया। कांटा चुभते ही कनक जमीन पर बैठ गई। कनक ने जब अपने पैर पर देखा तो उसके पैरों से खून निकल रहा था। कनक अपने कांपते हाथों से उस कांटे को निकालने की कोशिश करने लगी। कनक ने अपनी आंखें कसकर बंद की और उस कांटे को पकड़कर एक झटके से खींच दिया जिससे उसकी चीख निकल गई। तभी कनक के शोल्डर पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। ऐसे पीछे से हाथ रखने से कनक बिल्कुल डर गई। उसे लगा कि फिर से वही ब्राउन आंखों वाला लड़का आ गया है। तभी पीछे वाले शख्स ने कहा, कनक क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कितने परेशान हो गए हैं सब। कनक जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का और एक लड़की खड़ी थी। लड़के की आंखों पर सर्कले लेंस वाला चश्मा लगा था और उस लड़की ने अपने बालों को दो चोटी में बांधा हुआ था। वह दोनों ही देखने में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। कनक उन दोनों को देखते हुए कहा, अनुजाशी तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया। कनक उन दोनों को देखते हुए कहा, जल्दी चलो कैंप के लोग परेशान हो रहे होंगे। कनक का बिहेवियर देख दोनों को अजीब लग रहा था। कनक उन दोनों का हाथ पकड़कर बिना पीछे देखे वहां से चली गई तो वही कुछ दूर पर खड़ा वंश राय सिंघानिया अपनी ब्राउन आंखों से उन तीनों को देख रहा था। वंश उन तीनों को देखते हुए कहा, वेट एंड वॉच मिस कनक गोयल। अगली सुबह कनक, अनुज और आशी तीनों कैंप से वापस आ गए थे। आशी ने कनक को उसके घर ड्रॉप कर दिया था। अनुज रास्ते में उतरकर लाइब्रेरी चला गया था। आशी कार ड्राइव कर अपने घर की तरफ चली गई थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। वंश बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था तभी उसका फोन रिंग करने लगा। वंश ने फोन उठाकर हेलो कहा तो फोन की दूसरी साइड से बहुत ही प्यारी आवाज आई, वंश मुझे मार्केट जाना है लेकिन लुशा मुझे मार्केट की जगह मुझे ऑफिस लेकर आना चाहती है। मुझे ऑफिस नहीं आना, बहुत ही बोरिंग जगह है। रूहान की बात सुन वंश लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए अपनी कोल्ड आवाज में रूहान से कहा, रूहान मैंने कितनी बार आपको मना किया है कि आप ऐसे जिद मत किया करें और एक बात, आपको ऑफिस आना होगा। अगर आप ऑफिस नहीं आएंगे तो डिसिप्लिन और मैनर्स कैसे सीखेंगे क्योंकि लूशा हर वक्त आपके साथ घर पर नहीं रह सकती। आगे से अगर आपने ऐसी जीत की तो मैं आपको पनिश करूंगा। वंश की बात सुन रूहान ने फोन रख दिया। उसके आंखें आंसुओं से भरी थी लेकिन वह आंसुओं को बाहर आने नहीं दे रहा था। वह दिखने में 5 साल का बच्चा था लेकिन वंश उसे ऐसे ट्रीट करते आ रहा था जैसे वह कोई 10 साल का बच्चा हो। रूहान भी अपनी एज से कहीं ज्यादा समझदार था। वंश गुस्से से अपना फोन टेबल पर रखते हुए टेबल पर रखी एक प्यारी सी लड़की की तस्वीर को देखते हुए कहा, सॉरी मुझे रूहान के साथ इतना रूड बनना पड़ा रहा है। मैं नहीं चाहता रूहान मेरी वीकनेस बने, मैं उसे नहीं संभाल पा रहा। मुझे रूहान के लिए एक स्ट्रांग मम्मा ढूंढनी पड़ेगी जो उसका हर वक्त ख्याल रख सके, जो उसे तुम्हारी तरह प्यार कर सके। गोयल हाउस।
कनक बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी कनक के भाई ने टीवी देखते हुए न्यूज का चैनल लगा दिया। ब्रेकिंग न्यूज में एक ऐसी न्यूज थी जो तूफान मचा कर रखी थी। तभी एक न्यूज एंकर ने कहा, नोलावला के जंगल में 2 लाश पाई गई हैं। उन्हें किसने मारा है, क्यों मारा है, पता नहीं, और उन लाशों आइडेंटिटी भी नहीं पता चली कि वह कौन है, कहाँ की है, कुछ भी नहीं। पुलिस का कहना है कि एक मर्डर केस है। पुलिस उन डेड बॉडी की आइडेंटिटी निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इंडिया टीवी न्यूज पर उस एंकर की बात सुन कनक के हाथों से उसका स्पून उसकी प्लेट में गिर गया और वह डर से कांपने लगी। उसे बहुत ज्यादा पसीने छूटने लगे। कनक जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठकर अपने रूम की तरफ चली गई। कनक को ऐसे जाते देख व्हीलचेयर पर बैठे उसके भाई ने पूछा, क्या हुआ दी, आप ठीक तो है? कनक की फैमिली में उसका छोटा भाई और उसके पापा रहते थे। कनक के पापा अक्सर बाहर रहते थे। कनक रूम में आकर डोर को एक झटके से बंद कर डोर से सटकर जमीन पर बैठे हुए अपने पैरों को मोड़कर अपने चेस्ट से सटाते हुए रोते हुए कांपते होठों से कहा, इसका मतलब जिससे मैं कल टकराई थी उसी ने उन सब का मर्डर किया है, क्योंकि उसके पास गन थी। उसके अलावा जंगल में कोई नहीं था। क्या वह गुंडे भी उसके थे? उसके हाथों पर भी खून लगे थे। इसका मतलब कल जो मर्डर हुआ है वह सब उस ब्राउन आंखों वाले लड़के ने किया है। लेकिन वह कौन था? क्या वह मुझे भी मार देगा? कनक को बार बार वंश की गन दिखाई दे रही थी। कनक को गन से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। कनक जल्दी से उठकर बाथरूम में जाकर ठंडे पानी को अपने चेहरे पर डालकर खुद को शांत किया और अपना बैग लेकर कॉलेज की तरफ चली गई। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। वंश चेयर पर बैठा था। उसके सामने लूशा खड़ी थी और उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की फाइल थी। लूशा वह फाइल वंश को दे दिया। उस फाइल के पढ़ने के बाद वंश की आंखों में चमक आ गई। तभी वंश ने टेबल से अपने फोन को उठाकर किसी को कॉल लगाकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फोन को डिस्कनेक्ट कर वापस टेबल पर रख दिया। वंश ने लूशा से कहा, मेरी आज की और कल की सारी मीटिंग कैंसिल करो। और एक बात, रोहन मार्केट जाना चाहता था ना, तो उसे मार्केट लेकर जाओ और वह जो चाहे उसे दिला देना। उसके साथ पार्क भी जाना। आज वह जहां चाहे वहां घूम सकता है। और हाँ, अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड भी लेकर जाना। कोई लापरवाही नहीं, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम जानती हो क्या होगा। और एक बात, यश को एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस बाय करके दे देना, ओके? इतना कहकर वंश चेयर से उठकर अपनी जैकेट को चेयर से उठाकर पहनते हुए कैबिन से बाहर चला गया। लूशा से वंश को जाते देखती रह गई, क्योंकि आज पहली बार वंश राय सिंघानिया ने अपनी मीटिंग कैंसिल की थी। आज तक उसने अपनी कोई भी मीटिंग कैंसिल नहीं की, क्योंकि उसे अपने काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेट आने वाले लोग पसंद नहीं थे। आज पहली बार वह अपने ही रूल्स के अगेंस्ट जा रहा था। कनक गोयल हाउस से बाहर आकर एक टैक्सी को रुकवाया और उसमें बैठते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा, यूनिवर्सिटी चलो। टैक्सी में बैठा ड्राइवर अपने हेड को सही करते हुए टैक्सी में लगे सामने मिरर में से कनक को देख रहा था। कनक अपने बैग से एक मैगजीन निकालकर मैगजीन पर लगी वंश की पिक्चर को देखते हुए मुस्कुराने लगी। कनक ने उस पिक्चर को देखते हुए कहा, तुम मेरे रोल मॉडल हो और मेरी सबसे बड़ी ताकत भी। मैं कितनी भी परेशान रहो, कितना भी डरी रहूं, लेकिन तुम्हें देखती हूं तो मेरा सारा डर गायब हो जाता है। तुम्हारी कंपनी में जॉब करने के लिए मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी कर रही हूं, ताकि तुम्हारे साथ जॉब कर सकूं। तुम्हारे साथ जॉब करना मेरा सबसे बड़ा सपना है। मेरी जिंदगी में तुम 3 ही लोग बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो, एक तुम, दूसरे पापा और तीसरा अंकित। तुम तीनों ही मेरी जिंदगी हो। वंश, मैंने तुम्हें कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, क्योंकि यह मैगजीन मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, सोते हुए अपने साथ लेकर सकती हूँ। तुम्हें पता है वंश, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं चाहती थी। लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, लोगों से प्यार करते हो, किसी से बदतमीजी नहीं करते और उन इलीगल दुनिया से दूर रहते हो। इतना कहकर कनक कल रात वाले ब्राउन आंखों वाले लड़के के बारे में सोचते हुए कहा, वरना इस दुनिया में जितने भी अमीर इंसान हैं सब घमंडी है, सब बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही बदतमीज है, लेकिन तुम सबसे अलग हो। काश मैं तुमसे मिल पाती। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे इतनी बातें करती हूँ, लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते होगे। क्यों? तुम तो बहुत बिजी रहते हो। पता नहीं तुम्हारी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, कोई नहीं जानता। कनक ये सब कही रही थी कि उसके सर चकराने लगे। वह धीरे धीरे कर बेहोश होकर टैक्सी की सीट पर बेहोश होकर गिर गई। कनक को बेहोश देखकर टैक्सी ड्राइवर ने बेहोशी की गैस को बंद किया और अपनी मास्क को उतार कर खिड़की से बाहर फेंकते हुए अपने हेड को उतारते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मिशन सक्सेसफुल। इतना कहकर उस टैक्सी ड्राइवर ने कार को जंगलों की तरफ टर्न कर लिया। मॉल। अनुज लाइब्रेरी से डायरेक्ट मॉल में आ गया था, क्योंकि उसे मॉल से कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेना था। अनुज मॉल के अंदर जा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। वह अपने फोन को अपनी पॉकेट से निकाल ही रहा था कि इतने में वो सामने से आ रहे हैं इंसान से टकरा गया।
अनुज जैसे ही गिरने हुआ, सामने वाले शख्स ने अनुज के हाथ को पकड़ लिया। सामने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि लूशा थी। लूशा अनुज को देखते हुए अनुज से कहा, देखकर नहीं चल सकते हो क्या? यह इस माल को अपने घर का गार्डन समझ रखा है कि जैसे भी चल सकते हो यहाँ? तभी पीछे से रूहान ने लूशा का नाम लिया। लूशा, रूहान की आवाज सुनते ही लूशा एक झटके से अनुज हाथ छोड़ दिया, जिस वजह से अनुज जमीन पर गिर गया। इस तरह गिरने से अनुज के बैक में चोट आ गई। रूहान लूशा के पास आकर लूशा से कहा, ये क्या किया तुमने? लूशा, तुमने इस हैंडसम लड़के को क्यों गिरा दिया? क्या तुम्हारी यही मैनर्स है? रूहान की बात सुन लूशा को हैरानी से रूहान को देखने लगी। रूहान ने लूशा से कहा, मुझे देख क्यों रही हो? उठाओ इसे, बेचारे को लग गई होगी तुम्हारी वजह से, हर काम में लापरवाही करती हो तुम। रूहान की बात सुन निशा अनुज को गुस्से से घूरते हुए अपने मन में कहा, इस खरगोश की वजह से आज पहली बार लिटिल बॉस ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी रूहान ने लूशा से कहा, लूशा तुम उसे ऐसे क्यों देख रही? क्या वह बहुत हैंडसम है? अब उसे ऐसे घूरना बंद करो और उसे उठाओ। मैं नहीं उठा सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है ना। लूना न चाहते हुए अपना हाथ अनुज की तरफ बढ़ा दिया। अनुज को देखते हुए अपने हाथों को झाड़ते हुए बिना लूशा का हाथ पकड़े जमीन से खड़े होते हुए लूना से कहा, नो थैंक्स। इतना कहकर अनुज लूशा के साइड से वहां से चला गया। लूशा अपनी गर्दन पीछे कर अनुज को जाते देख खुद में बड़बड़ाया, इस खरगोश के एटीट्यूड तो देखो, ऐसा लग रहा है जमीन से उठकर मुझ पर एहसान किया है। इतना कहकर लूशा रूहान की तरफ देखते हुए सुहान से कहा, चले लिटिल बॉस। लूशा अपनी गर्दन पीछे कर अनुज को जाते देख खुद में बड़बड़ाया, इस खरगोश के एटीट्यूड तो देखो, ऐसा लग रहा है जमीन से उठकर मुझ पर एहसान किया है। इतना कहकर लूशा रूहान की तरफ देखते हुए सुहान से कहा, चले लिटिल बॉस। लूशा की बात सुन रूहान ने लूशा से कहा, तुम मुझे मिस्टर रूहान कह सकती हो, मुझे लिटिल बॉस पसंद नहीं। इतना कहकर रूहान वहां से चला गया। लूशा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, व्हाट द फक। शाम का वक्त, तनक को जब होश आया तो वह एक आइलैंड पर थी। उसने जब अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो वह भी समंदर के बीचों बीच आइलैंड पर थी। वह उस पूरे आइलैंड पर अकेली थी। खुद को आइलैंड पर अकेला देख कनक को डर लग रहा था। कनक डर से कांप रही थी। उसे याद आया कि वह टैक्सी में बैठी थी, तो फिर वह यहाँ कैसे आई? शाम में हो गई थी, उस आइलैंड पर ठंड बढ़ती जा रही थी और कनक को ठंड लग रही थी। कनक ने जब खुद को देखा तो वह एक शॉर्ट ड्रेस में थी। वह ऐसी ड्रेस थी जिससे उसकी आधी बॉडी दिख रही थी। कनक ने इस वक्त हाफ शोल्डर ड्रेस पहना था जो उसके थाई तक थी। उस ड्रेस की वजह से कनक का पूरा शोल्डर दिख रहा था। कनक ने आज तक ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। अपने कपड़े को चेंज देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कनक शौक से जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। कुछ वक्त बाद कनक को भी एहसास हुआ कि हवाएं तेज हो गई हैं। कनक ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसे अपने सामने चॉपर आते दिखाई दे रहा था। उस चॉपर को अपनी तरफ बढ़ते देख कनक डर गई और वह डर से उठकर भागने लगी। वह चॉपर कनक के पीछे ऐसे जा रहा था जैसे वह कनक को हिट करना चाहता है। कनक भागते भागते रेत पर गिर गई। चॉपर को देखकर पीछे खिसकने लगी और वह चॉपर कनक के करीब आने लगा। कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। कनक को जब कुछ वक्त के बाद कोई दर्द एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो सामने चॉपर लैंड हुआ था और उस चॉपर का डोर ओपन हुआ और उस चॉपर से एक हैंडसम लड़का बाहर आया। उस लड़के को देख कनक हैरान हो गई। आइलैंड। कनक ने देखा सामने से जो लड़का आ रहा है वह कोई और नहीं बल्कि ब्राउन आंखों वाला लड़का है। वंश के चेहरे पर अभी भी मास्क था। वंश कनक के पास आकर खड़ा हो गया। वंश को देख कनक अपने कदम पीछे लेते हुए अपने कांपते होंठ से वंश से पूछा, कौन हो तुम और मेरे करीब क्यों आ रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? इतना कहकर कनक अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए रोते हुए वंश से पूछा, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वंश खामोशी से खड़ा कनक को देख रहा था। वंश धीरे धीरे कनक की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वंश को अपनी तरफ आते देख कनक अपने कदम पीछे लेने लगी। कनक को इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। कनक का चेस्ट तेजी से अप डाउन हो रहा था। वंश एक झटके से कनक की कमर में हाथ डालकर कनक को अपने करीब खींचकर कनक से कहा, मुझसे भागने की हिम्मत मत करना वरना मारे जाओगी। वंश ये सब बातें कनक के कानों के पास कह रहा था। वंश के आवाज को अपने कानों में महसूस करते ही कनक के गूजबम्प्स होने लगे। कनक को डरते देख वंश ने कनक से कहा, गुड, मैं तो यही चाहता था कि तुम्हारे अंदर डर हो, इतना डर कि तुम मेरे सामने अपनी नजर ना उठा सको। कनक वंश की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए वंश से कहा, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम्हें मेरे साथ यह सब करके क्या मिलेगा?
कनक की बात सुन वंश ने एक झटके से कनक को छोड़ दिया, जिससे कनक जमीन पर गिर गई। कनक अपने पैरों को समेटकर वंश को देखने लगी। तभी वंश ने अपने असिस्टेंट से कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, ड्रग दो मुझे। वंश की बात सुन यश वंश का पर्सनल असिस्टेंट वंश के पास आकर वंश के हाथों में एक इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन को देख कनक की सांस उसके गले में ही अटक गई। कनक रेत पर बैठे ही पीछे खिसकने लगी। वंश इंजेक्शन में ड्रग को देखते हुए कनक से कहा, डरो मत मिस गोयल, इससे तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। बस कुछ घंटों के लिए तुम होश में नहीं रहोगी, तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। कनक अपने हाथ को वंश के सामने जोड़ते हुए वंश से कहा, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ये दवा कैसे दे रहे हो? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? कनक के सवाल सुन वंश ने कनक के बिल्कुल करीब जाकर कनक के करीब बैठते हुए कनक को पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कनक के दोनों हाथों को पकड़कर पीठ के पीछे कर अपने एक हाथ में पकड़ दूसरे हाथ में इंजेक्शन को लेकर कनक के शोल्डर पर लगा दिया। इस बीच कनक वंश से छूटने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन वंश की ताकत के सामने कनक की ताकत कुछ भी नहीं थी। इंजेक्शन के इंजेक्ट करते ही कनक अपना होश खो रही थी। कनक की आंखें बिल्कुल नशीली हो गई थी, उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा नशीलापन दिख रहा था। इंजेक्शन लगाते ही वंश ने कनक को अपनी गोद से ऐसे उठाकर फेंका जैसे कनक कोई कचरा हो। वंश अपने हाथों को झाड़ते हुए यश से कहा, फोटोग्राफर को बुलाओ, सभी टीम से बोलो कि एकदम तैयार रहे। कनक की हालत देख यश ने डरते हुए नजरें चुरा कर वंश से कहा, बॉस आपको एक बार और सोच लेना चाहिए, ये दिखने में बहुत मासूम है, आपके इस फैसले से इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यश ये सब कह ही रहा था कि वंश एक झटके से उठकर पीछे पलटकर यश का गला पकड़कर कसते हुए यश से कहा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं, आइंदा से मुझे कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुम्हें अच्छे से पता है मुझे किसी की एडवाइस पसंद नहीं। इतना कहकर वंश ने एक झटके से यश का गला छोड़ दिया। वंश के छोड़ने से यश जोर जोर से खांसने लगा। यश ने अपने गले पर हाथ रखा तो उसे अपने गले पर दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके गले पर वंश की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। अगली सुबह कनक को जब होश आया तो वह यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी रूम में थी। कनक ने जब अपने आप को देखा तो उसने कल वाले अपने कपड़े पहने थे। अपनी हालत को देखकर कनक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन 3 दिनों से उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है जिससे उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसे ये भी याद नहीं कि वह कल रात कहाँ थी। कनक ने जब अपनी घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बजे बज रहे थे। क्लासेस स्टार्ट होने में 1 घंटा था। कनक अपने आप को शांत करने के लिए अपने बैग से मैगजीन निकालकर वंश की पिक्चर को देखते हुए वंश से बातें करने लगी। बात करते करते पूरा 1 घंटा बीत गया था। 1 घंटे बाद जब कनक को एहसास हुआ उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो वह लाइब्रेरी से निकलकर जब अपनी क्लास में आई तो क्लास में सभी स्टूडेंट उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। सभी स्टूडेंट को अपनी तरफ ऐसे देखते देख कनक को बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी बॉय स्टूडेंट ने कनक के पास आकर अपना नंबर देते हुए कनक से पूछा, तुम कितना चार्ज करती हो एक रात का? वैसे तुम दिखने में जितनी मासूम दिखती हो, लेकिन असलियत में तुम तो मास्टरमाइंड निकली। कनक को उस लड़के की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। कनक उस लड़के को घूरते हुए उस लड़के से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? चार्ज, मास्टरमाइंड, ये सब क्या है? तभी यूनिवर्सिटी की सबसे घमंडी लड़की ने आकर कनक के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कनक से कहा, अब मुझे समझ में आया कि कॉलेज के सभी हैंडसम लड़के तुम्हारे पास क्यों आते हैं। आखिर तुम काम ही ऐसा करती हो। हमने कभी सोचा नहीं था इस मासूम चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जो हम सबसे भी ज्यादा खतरनाक है। अनुज और आशी दोनों ही कनक को अजीब नजरों से देख रहे थे। उन सभी की नजरों को देख कनक को अपने अंदर घुटन महसूस होने लगी। कनक ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो और तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे जैसे मैंने कितनी बड़ी गलती की हो? मुझे ऐसे देखना बंद करो। तभी आशी ने कनक के पास आकर कनक से कहा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कनक, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो दिखने में ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। आशी की बात सुन कनक ने आशी से कहा, प्लीज आशी, तुम तो पहेलियां मत बुझाओ, बताओ ना क्या हुआ है, क्या किया है मैंने? तभी आशी ने अपना फोन निकाल कर के सामने कर दिया। फोन को देखते ही कनक जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगा। कनक को ऐसे जमीन पर गिरे देख घमंडी लड़की ने कनक से कहा, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, अपना यह नाटक बंद करो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जिसे आज सबने देख लिया है।
तुम ऐसे कैसे कर सकती हो कनक? अगर तुम्हें पैसे की कमी थी तो तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकती थी। एस्कॉर्ट गर्ल का काम करने की क्या जरूरत थी? सोशल मीडिया पर कनक एक कम उम्र की एस्कॉर्ट गर्ल की न्यूज ट्रेंडिंग में चल रही थी। कनक के कल के ड्रेस में एक हाफ नेकेड लड़का कनक के साथ खड़ा था। कनक के प्रोफाइल में जो फोटो थी वह कुछ इस तरह थी। कनक ने उस हाफ नेकेड लड़के को अपने गले से लगाया था जिससे उस लड़के की बैक सिर्फ दिख रही थी और उसकी नेकेड बैक पर कनक के हाथ थे। पिक्चर देखने में बहुत ही ज्यादा बोल्ड लग रही थी। अब तक कनक के प्रोफाइल में 100 से भी ज्यादा आदमियों ने कनक को हर रात के लिए बुक कर लिया था। कनक अपने आंसुओं को साफ कर उस घमंडी लड़की के सामने खड़ी होते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, और जब मैंने ये सब किया ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं कि यह सब मैंने किया है। ना चाहते हुए भी कनक के आंखों से आंसू गिर रहे थे। कनक को टूटते देख अनुज और आशी कनक का साथ देना चाहते थे लेकिन साशा की वजह से वह कनक का साथ नहीं दे पा रहे थी। साशा कोई और नहीं बल्कि वही घमंडी लड़की है जिसने कनक को थप्पड़ मारा था। कनक ने चिल्लाकर कहा, ये सब एक झूठ है, कोई मुझे फंसा रहा है, मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? तभी सशा ने कनक से कहा, बहुत कुछ मिलेगा, मर्दों के साथ सोकर सेटिस्फाइड हो जाओगी और जो तुम पूरे साल भर मेहनत करके नहीं कमा सकती वह तुम्हें एक मर्द के साथ सोने में एक दिन में मिल जाएगा, और तुम्हें क्या ही चाहिए? कनक साशा को गुस्से से देखते हुए साशा से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम एक लड़की होकर एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? साशा स्टाइल में अपने बाल को पीछे करते हुए कनक से कहा, मैंने तो सिर्फ बातें की है, तुम तो वह सब काम करती हो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए ना कि मुझे। कनक कनक ने सबको बार बार कहने की कोशिश की उसने ये सब नहीं किया है, लेकिन आज किसी को कनक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सभी कनक को ऐसे नजर से देख रहे थे जैसे कनक ने कितनी बड़ी गलती की हो, कितना बड़ा गुनाह किया हो। उन सब की नजर कनक को कांटे की तरह चुभ रही थी। कनक इससे आगे कुछ कहती तभी पियून ने आकर कहा, यहाँ पर मिस कनक कौन है? उन्हें प्रिंसिपल सर ने अपने केबिन में बुलाया है। पियून की बात सुनकर कनक सबको साइड करके उनके साथ चली गई। प्रिंसिपल का कैबिन है। कनक नजरें झुकाए खड़ी थी। कनक को ऐसे देख प्रिंसिपल सर ने कनक से कहा, ये सब क्या है मिस कनक? क्या आप सच में एक स्कॉट गर्ल का काम करती हैं? आपकी उम्र ही क्या है? आप सिर्फ अभी 19 साल की है, क्या आपको ये सब काम करने में शर्म नहीं आती? प्रिंसिपल की बात सुनकर कनक ने प्रिंसिपल से कहा, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं कैसे आपको बताऊं, मुझे भी नहीं पता कि यह सब क्या है। कनक की बात सुन प्रिंसिपल ने कहा, मिस कनक आप ये कहानियां किसी और को सुनाएगा? आपकी एस्कॉर्ट गर्ल की न्यूज़ पूरे दुनिया में सनसनी की तरह फैल रही है और आप कह रही है आपको कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी इस न्यूज़ की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खतरे में आ गई है। यह इस शहर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। प्रिंसिपल की बात सुनकर कनक सोचने लगी कि वह कुछ भी कर ले लेकिन वह अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगी। उसे भी नहीं समझ में आ रहा था ये सब किसने किया है, क्योंकि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था। तभी प्रिंसिपल ने कनक से कहा, इस यूनिवर्सिटी की रिपुटेशन बचाने के लिए मुझे तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट करना होगा, और यही सभी पेरेंट्स की मांग भी है। वह नहीं चाहती कि वह तुम्हारी वजह से उनके बच्चे भी बिगड़ जाए, इसलिए सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से रिश्तेगेट करता हूं। तुम जा सकती हो मिस कनक। प्रिंसिपल की बात सुन कनक को एक बहुत बड़ा सा शॉक लगा। उसने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इतनी मेहनत की थी, आज एक झूठे इल्जाम की वजह से उसे आज इस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। कनक ने रोते हुए कहा, प्लीज सर मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं खुद को जरूर साबित करूंगी। प्रिंसिपल सर ने कनक से कहा, आउट मिस कनक और जाकर अपना एस्कॉर्ट गर्ल का काम कीजिए। आजकल के बच्चे भी ना बड़े होते ही अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। दुनिया में बहुत से काम थे मिस कनक, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों चूज किया? कनक रोए जा रही थी। प्रिंसिपल तेज से चिल्लाकर कहा, अब तुम जा सकती हो, तुम्हें जो तमाशा करना था तुम कर चुकी हो, जाओ यहाँ से। प्रिंसिपल के इस तरह चिल्लाने से कनक डर गई। जो प्रिंसिपल कभी उसकी तारीफ करते थे आज उसे इतनी बदतमीजी से बाहर निकाल रहे थे। कनक जब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आई तो सभी स्टूडेंट उसे देखकर मुंह बना रहे थे। तभी एक स्टूडेंट ने उस पर पानी फेंकते हुए कहा, तुम बहुत गंदी हो गई हो, तुम्हें नहा लेना चाहिए। कनक रोए जा रही थी। यूनिवर्सिटी से निकलने तक हर स्टूडेंट ने उसे कुछ ना कुछ ताना मारा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फेंकते जा रहे थे। कनक जब घर आए और जैसे ही घर आकर डोर ओपन किया तो उसे एक जोरदार का थप्पड़ पड़ा।
कनक इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिससे कनक जमीन पर गिर गई। कनक ने जब भी नजरें उठाकर देखा तो सामने उसके पापा खड़े थे, जो काफी गुस्से में थे। कनक अपने पापा को देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया पापा, मुझे नहीं पता पापा ये सब किसने किया है। तभी कनक के पापा ने उसके मुंह पर एक कागज फेंकते हुए कहा, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, वह भी 3 महीने की। तुम्हारी इस पेट में किसका बच्चा है, बताओ मुझे। कनक उस पेपर को देख शॉक में थी। कनक वंश से सिर्फ 2 बार मिली तो वह 3 मंथ की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। पापा की बात सुन कनक को एक और शॉक लगा था। कनक अपने कांपते हाथों से उस रिपोर्ट को उठाकर देखा तो उसकी रिपोर्ट में 3 मंथ प्रेग्नेंट बता रहा था। कनक के पापा अधिराज जी ने कनक से कहा, क्या मैंने तुम्हें इसलिए फ्रीडम दी थी कि तुम ये सब काम कर सको, क्या मैंने इसलिए तुम पर भरोसा करके तुम्हें अंकित के साथ छोड़कर गया था कि जब मैं वापस आऊं तो तुम किसी और का बच्चा लेकर घूमो। तुम्हें याद भी होगा कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। मुझे इस वक्त तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। कनक अपने पापा के पैरों को पकड़कर रोते हुए कहा, नहीं पापा ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कनक को रोते देख अधिराज जी पिघलने लगे थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, आज से तुम मेरे लिए मर गई हो, अंकित के सिवा मेरा कोई नहीं है। आज के बाद इस घर में कभी अपना कदम मत रखना, चली जाओ यहाँ से। कनक ने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने पापा से कहा, पापा मैं कहाँ जाऊंगी, आप तो जानते हैं इस घर के अलावा मेरे पास कोई घर नहीं है और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तभी उसके पापा ने कहा, उनके पास जाओ जिनका बच्चा लेकर घूम रही हो, 3 महीने से, जाओ यहाँ से। कनक अपने पापा की बात सुन वह खुद को जबरदस्ती उठाते हुए उस घर के दरवाजे से ही वापस लौट गई। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। वंश लैपटॉप में कनक की एस्कॉर्ट गर्ल की न्यूज देखते हुए कहा, प्लान बी स्टार्ट। अब तुम्हें पता चलेगा मिस्टर अधिराज गोयल, जब अपनी बेटी एक एस्कॉर्ट गर्ल बनती है तो कैसा लगता है। उसने सामने बैठे फोटोग्राफर से कहा, बहुत ही अच्छा काम तुमने, इसमें मेरा चेहरा कहीं नहीं दिख रहा है, गुड जॉब। इतना कहकर वंश ने अपने सामने बैठे गायनेकोलॉजिस्ट से कहा, क्या तुमने मिस गोयल की फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसके पापा के हाथों में दी थी। वंश की बात सुन उस डॉक्टर ने हाँ कह दिया। उन दोनों को वंश चेक देते हुए कहा, कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़ दो क्योंकि मिस्टर गोयल तुम्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा होगा। वंश की बात सुन दोनों आदमियों ने चेक लिया और उसके कैबिने से चले गए। वंश अधिराज जी की तस्वीर पर क्रॉस लगाते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की बेटियों को, बहन को किडनैप कर एस्कॉर्ट गर्ल बनाने का और उनको बेचने का, उनसे जबरदस्ती एस्कॉर्ट गर्ल का काम करवाने। अब तुम भी अपनी बेटी को उसी तरह देखोगे। तुम्हारी बेटी दिखने में जितनी मासूम है तुम उतने ही ज्यादा कमीनी हो। तुम्हारी हर गलती की सजा तुम्हारी बेटी को मिलेगी ताकि तुम्हें भी एहसास हो दर्द होता क्या है। तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे ना, अब तुम अपनी उसी बेटी से नफरत करोगे क्योंकि तुम्हारी बेटी ने वह काम किया है जो तुम औरों से करवाते थे। तुम्हें अपने सच खुलने का डर होगा, तुम्हें आज एहसास होगा कि बेइज्जती किसे कहते हैं। इतना कहकर वंश राय सिंघानिया अपने जैकेट उठाकर पहनते हुए ऑफिस से निकलकर कार में बैठकर कार को तेजी से ड्राइव कर वहां से निकल गया। जंगल। मिस्टर अधिराज गुस्से से अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, उसने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पर हाथ रखा है। उसने इस बार मुझे नहीं, मेरी बेटी को अपना मोहरा बनाया है। अधिराज जी अपने सामने खड़े अपने असिस्टेंट से कहा, नकुल तुम्हें हर वक्त काया पर नजर रखनी होगी, उसे हर प्रॉब्लम तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। कनक को खुद से दूर करना जरूरी था ताकि उसे लगे कि वह अपने प्लेन में कामयाब हो गया है। नकुल तुम मौका पाते हैं, कनक को किडनैप कर शिमला लेकर जाओ, मैंने अंकित को वहां भेज दिया है। एक बार अगर कनक कहां पहुंच गई तो उसे किसी का खतरा नहीं होगा। कुछ महीनों के बाद ये सब शांत होने के बाद मैं कनक को वापस यहाँ लेकर आऊंगा ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके। उसने अपने सपने के लिए बहुत मेहनत की है, मैं अपनी बेटी के सपने को इस तरह खत्म होते नहीं देख सकता। मेरे गलत काम की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलेगी, यह जिसने भी किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नकुल ने अधिराज जी से कहा, किंग बॉस आपको कनक मैम को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था, वह प्रेग्नेंट है। नकुल की बात को बीच में काटते हुए अधिराज जी ने नकुल से कहा, वह प्रेग्नेंट नहीं है, मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसे तो एस्कॉर्ट गर्ल का काम भी नहीं पता कि एक एस्कॉर्ट गर्ल काम क्या करती है। ये सब उसने किया था, वह प्रेगनेंसी रिपोर्ट फेक थी। वह चाहता था कि मैं रिपोर्ट को देखकर अपनी बेटी को अपने घर से निकाल दूं और मैंने उसके प्लान को सक्सेसफुल होने दिया। लेकिन आज मैंने अपने दिल के टुकड़े को बहुत चोट पहुंचाई है तो उसकी सजा मैं उस कमीने को जरूर दूंगा। मेरी लाडों के एक एक आंसू की कीमत उस कमीने को चुकानी पड़ेगी।
जिसने भी किया है वह अच्छे से मेरे बारे में जानता है, वह मुझे दर्द देना चाहत है, मुझे एहसास कराना चाहत कि मैं जैसा लोगों के साथ करता हूँ तो आज मेरे साथ वैसा ही हो रहा था, तो मुझे कैसा लग रहा होगा। उसने बहुत सोच समझ कर यह चाल चली है। नकुल, तुम्हें कनक को जल्द जल्द से किडनैप करना होगा। अगर मेरी बेटी उसके हाथ लग गई तो वह मेरी बेटी को बहुत परेशान करेगा मुझे दर्द पहुंचाने के लिए। जाओ नकुल और कनक पर नजर रखो और मौका पाते ही उसे किडनैप करो। अधिराज जी की बात सुन नकुल वहां से चला गया। सुबह से शाम हो गई थी और कनक एक पार्क में बैठी रही, उसे वक्त का जरा भी नहीं पता चला। तभी एक गार्ड ने आकर कनक से कहा, मैडम अब आपको यहाँ जाना होगा, मुझे पार्क के गेट में लॉक लगाना है। उस गार्ड की बात सुन कनक चेयर से खड़ी होकर उस पार्क से निकलकर सुनसान रोड पर बेसुध सी चलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, तो वही दूसरी तरफ वंश पागलों की तरह कनक को ढूंढते हुए स्टीयरिंग पर मारते हुए कहा, डैमेट कहाँ गई तुम, तुम्हें जमीन खा गई, यह आसमान निगल गया। कनक रोड पर चल रही थी, शाम का वक्त हो गया था इसलिए वह रोड बिल्कुल खाली था। तभी दो ब्लैक कार कनक के पीछे आकर रुकी। ब्लैक कार में से नकुल बाहर आया। बाहर आकर कनक के पीछे जाते हुए कनक के पीछे से शोल्डर पर हाथ रखा तो कनक डर से नकुल के सामने पलटकर नकुल को देखने लगी। कनक जैसे ही कुछ बोलने को हुई, इतने में नकुल ने अपने हाथों से कनक के गर्दन पर मार दिया। नकुल के ऐसे गर्दन पर मारने से कनक बेहोश हो गई और वह जैसे ही गिरने हुई, नकुल ने कनक को अपनी बाहों में पकड़ लिया। नकुल कनक के चेहरे को देखने लगा। कनक की आंखें बिल्कुल सूज गई थी, उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। कनक के चेहरे की मासूमियत देख नकुल ने कहा, सॉरी मैम, लेकिन आपकी जिंदगी बचाने के लिए आपको थोड़ा दर्द और बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना जिसने आपके साथ इतना सब कुछ किया है वह आपके साथ और भी बहुत कुछ बुरा कर सकता है। इतना कहकर नकुल कनक को अपनी बाहों में उठाकर कार के पास जाकर कार की बैक सीट का डोर ओपन कर कार के बैक सीट पर कनक को लेटाकर खुद पैसेंजर सीट पर बैठते हुए ड्राइवर से कहा, एयरपोर्ट चलो। नकुल की बात सुन ड्राइवर ने कार को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया। कुछ वक्त बाद नकुल की कार एयरपोर्ट पर आकर रुकी। एयरपोर्ट इस वक्त पूरी तरह से खाली था क्योंकि इस एयरपोर्ट पर सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग होती थी। नकुल कार से बाहर आया तो उसके सामने चॉपर रेडी खड़ा था जिसकी पत्तियां मूव कर रही थी। चॉपर में सिर्फ कनक के बैठने की देरी थी। नकुल कनक को अपनी बाहों में लेकर चॉपर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर साइड से आती फुल स्पीड ब्लैक कार पर पड़ी। उस कार को चॉपर की तरफ बढ़ता देख नकुल डर गया और वह कनक को लेकर पीछे जाने लगा। तभी वह कार उस चॉपर से जाकर टकरा गई और एक बहुत जोरदार का ब्लास्ट हुआ। नकुल के साथ आए बॉडीगार्ड नकुल और कनक को प्रोटेक्ट करने लगे। तभी नकुल की नजर सामने से आते हैं इंसान पर पड़ी जो ब्लास्ट के बीचों बीच से आ रहा था। सामने से आ रहे हैं लड़के को देखकर नकुल हैरान था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वंश था। वंश अपने प्रोटेक्शन जैकेट को उतारकर फेंकते हुए नकुल के पास आकर नकुल से कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर नकुल मेहता अपने सामने खड़े हैं। लड़के को अपने बारे में जानते जान नकुल हैरान था। नकुल ने हैरानी से सामने खड़े वंश से पूछा, कौन हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। वंश ने अपनी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से नकुल से कहा, मेरी पहचान तुम्हारी मौत की वजह बन जाएगी, बेहतर है कि हम अनजान ही रहे। नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, डायलॉग अच्छा मारते हो, मुझे डायलॉग मारने वाले इंसान पसंद नहीं है। तुमने हमारे चॉपर को ब्लास्ट कर खुद के लिए मुसीबत पैदा कर लिया है। वंश ने कनक की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरे टारगेट है, इसे मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। नकुल अपने सामने खड़े वंश की बात सुन कहा, वह कोई टारगेट नहीं, मेरे बॉस की बेटी है और इनकी प्रोटेक्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटता। तुम मुझे बताते हो तुम हो कौन, यहाँ मरना पसंद करोगे। नकुल की बात सुन वंश ने नकुल के पैरों पर शूट कर दिया। ऐसे अचानक से फायरिंग होने से नकुल संभल भी नहीं पाया और वह घुटनों के बल कनक को लेकर गिर गया। नकुल के बॉडीगार्ड जैसे ही वंश पर गोली चलाते वंश गन को कनक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अगर किसी की भी गन से एक भी बुलेट बाहर निकली तो मेरी गन की सारी बुलेट इस लड़की के भेजे के पार होगी, तो अपनी अपनी गन फेंक दो। नकुल दर्द से कराते हुए अपने आदमियों को गन फेंकने का इशारा कर दिया। वंश नकुल के हाथों से कनक को अपनी बाहों में लेते हुए अपनी गन नकुल की तरफ पॉइंट करते हुए नकुल से कहा, तुम मेरा नाम जानना चाहते थे ना, तो सुनो, मेरा नाम है वंशराज सिंघानिया और अपने बॉस से कह देना कि उसकी बेटी बहुत जल्द वंश राय सिंघानिया की मिस्ट्रेस बनेगी और वंश राय सिंघानिया की मिस्ट्रेस उसके इलीगल बिल्डिंग को बहुत जल्द ब्लास्ट भी करेगी। नकुल ने भी अपनी गन निकालकर वंश की तरफ शूट कर दिया। पहली बुलेट से तो बच गया, लेकिन दूसरी बुलेट वंश के शोल्डर के आर पार हो गई। वंश ने भी अपनी गन से नकुल को शूट कर दिया। वह बुलेट नकुल के चेस्ट में लग गई जिससे नकुल जमीन पर गिर गया।
सभी बॉडीगार्ड जैसे ही वंश के पीछे भागने हुए वंश कनक के फोरहेड पर गन रखते हुए सभी बॉडीगार्ड को पीछे रहने का इशारा कर दिया। तभी वंश के सामने 5 से ज्यादा कारें आकर रुकी। एक कार में से यश बाहर आया और उसने कार की बैक सीट का डोर ओपन कर दिया। वंश कनक को लेकर कार की बैक सीट पर बैठ गया और वह सभी कार वहां से गायब हो गई। कुछ वक्त बाद कनक को होश आने लगा था। कनक ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने वंश वह देख हैरान हो गई। कनक सीट पर बैठते हुए वंश को कसकर गले लगा लिया। कनक के ऐसे गले लगाने से वंश बर्फ की तरह जम गया। तो वही यश जो पैसेंजर सीट पर बैठा था, कनक के ऐसे एक्शन से वह भी हैरान हो गया, क्योंकि आज तक उसके बॉस के आसपास भी एक लड़की नहीं आई थी। आज पहली बार एक लड़की ने उसे ऐसे गले लगाया था। वंश अपने हाथों से कनक के शोल्डर को पकड़कर कनक को खुद से दूर करते हुए कनक से कहा, क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारी जान इसलिए नहीं बचाई कि तुम मेरे करीब आओ। तुम बताओ तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप करवा देता हूँ। वंश इतने रूड बात करने से कनक को अच्छा नहीं लगा। कनक ने अपनी कांपते होंठों से वंश से कहा, आपने मेरी जान बचाई है? कनक का सवाल सुन वंश अपनी एक आईब्रो उठाकर कनक को देखते हुए कहा, क्यों तुम्हें कोई शक हो रहा है? क्या तुम्हें याद नहीं कि किसने तुम्हें बेहोश किया था? कनक को नकुल का चेहरा याद था। कनक ने धीरे से वंश से कहा, मुझे याद है। कनक की बात सुन वंश अपने कोल्ड आवाज में दोबारा से कनक से कहा, तो क्या हम में से कोई इंसान दिख रहा है जो तुम्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा था? कनक ने ना में गर्दन हिला दी। यश ने भी कल मास्क पहना था, जिस वजह से कनक ने यश को भी नहीं पहचाना था। कनक ने नजर झुकाए हुए वंश से पूछा, वह मुझे क्यों किडनैप करना चाहते थे? वंश ने कनक को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें एस्कॉर्ट गर्ल हो और वह तुम्हें बेचना चाहते थे। वंश की बात सुन कनक एक झटके से वंश को देखते हुए कहा, मैं एस्कॉर्ट गर्ल नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि यह एस्कॉर्ट गर्ल कौन सा काम करती है। बस इतना जानती हूँ, ऐसी लड़कियों को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते। कनक की इतनी मासूमियत देख वंश पूरी तरह से हैरान हो गया। कनक ने वंश से कहा, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वंश ने कनक से कहा, मैं किसी पर एहसान नहीं करता और न ही मैंने हर किसी की जान बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। कनक वंश के बिना पूरी बात सुने कहा, हाँ मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंश ने कनक से कहा, आधी अधूरी बातें सुनकर फैसला मत किया करो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो कि मैं चाहता क्या हूँ। कनक को वंश से डर लग रहा था, क्योंकि वंश का बिहेवियर वाकई में बहुत ज्यादा रोड था। तभी कनक की नजर वंश के शोल्डर पर पड़ी, जहां से खून बह रहा था। कनक ने वंश के शोल्डर पर अपने हाथों को रख वंश ने पूछा, यह आपको क्या हुआ है? क्या मुझे बचाते वक्त आपको लग गई है? वंश के शोल्डर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन कनक के ऐसे अचानक से गले लगाने से वंश की चोट दब गई थी और उसके हाथों से खून निकल रहा था। कनक की छुअन से वंश को कट सा महसूस हो रहा था। वंश कनक के हाथों को झटकते हुए कहा, मुझे छूने की हिम्मत मत करो वरना जलकर राख हो जाओगी। वंश के इस तरह चिल्लाने से कनक डर गई थी। कनक बिल्कुल कार के डोर से सटकर ऐसे बैठी थी जैसे दिल्ली का छोटा सा बच्चा। कनक ने धीरे से कहा, क्या आप आग के बने हैं? कनक का सवाल सुन वंश कनक को घूरते हुए कनक के सवालों को इग्नोर कर कनक से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बताओ मुझे, मैं वहां ड्रॉप कर देता हूँ। वंश का सवाल सुन कनक ने रोते हुए वंश से कहा, मेरा कोई घर नहीं है। वंश कनक को देखते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? कनक ने वंश की बात सुन हाँ में गर्दन हिला दी। कनक की मासूमियत देख यश कनक को पसंद करने लगा था। उसे कनक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने अपनी लाइफ में आज से पहले इतनी मासूम लड़की नहीं देखी थी। यश एक तक फ्रंट मिरर में से कनक को देख रहा था। यश को कनक को देखते देख वंश ने ड्राइवर से कहा, स्टॉप द कार। ड्राइवर ने कार रोक दी। इस तरह बीच सड़क पर कार रोकने से यश ने वंश से पूछा, क्या हुआ बॉस? यश ने इतना ही कहा था कि तभी वंश ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, आउट। वंश की बात सुन यश हैरानी से वंश को देखने लगा। यश को देखते हुए वंश ने यश से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? आउट अभी के अभी मेरी कार से बाहर निकलो। वंश को इस तरह गुस्सा होते देख यश जल्दी से कार से बाहर निकल गया। यश की कार से बाहर निकलते ही वह कार वहां से निकल गई। यश वंश की कार को जाते देख देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया आखिर उसके बॉस ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। कनक खामोशी से बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। तभी वंश ने कनक की तरफ एक ब्लैक फाइल करते हुए कहा, इसे पकड़ो और साइन करो। वंश की बात सुन कनक उस फाइल को देख वंश की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। कनक ने डरते हुए वंश से पूछा, इस फाइल में क्या है सर? वंश ने कनक को देखते हुए अपने रूड आवाज में कनक से कहा, इस फाइल में हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर हैं। वंश की बात सुन कनक हैरान हो गई। कनक ने हैरानी से वंश से पूछा, आपका कहने का मतलब है मेरी और आपकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मुझ पर दया करके मुझसे शादी करें।
कनक की बात सुन वंश ने कनक से कहा, मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो मैं सोसाइटी को क्या जवाब दूंगा कि तुम क्या लगती हो मेरी, मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाकर तो नहीं रख सकता। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है जिससे तुम सोसाइटी को ये बता सको कि तुम मेरे घर में क्यों रह रही हो तो बताओ, कनक ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं एक केयरटेकर की तरह आपके साथ रह सकती हूँ, आपकी असिस्टेंट बनकर भी रह सकती हूँ, मैं तब तक आपके साथ रहूंगी जब तक मैं खुद को इनोसेंट प्रूफ ना कर लूं। कनक की बात सुन वंश ने कनक से पूछा, तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें अपने घर में रख रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले बताया है कि मैं कोई चैरिटी नहीं करता, मेरा तुमसे कोई फायदा होना चाहिए तभी मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, वरना। वंश इससे आगे कुछ कहता तभी कनक ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करना चाहती, मैंने कभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का नहीं सोचा था, मेरे अपने कुछ सपने हैं, मैं उन सपनों को पूरा करके आपसे शादी करूंगी। कनक की बात सुन वंश कनक को घूरते हुए कनक से काम, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करना चाहता था। हम दुनिया के सामने हस्बैंड वाइफ रहते लेकिन अपने घर और एक कमरे में अजनबी की तरह रहते, मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं एक इज्जतदार लड़की से शादी करना चाहूंगा, ना कि तुम जैसी। वंश की बातें कनक को कांटे की तरह चुभ रही थी, कनक की आंखें आंसुओं से भरी थी, कनक अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, वह जिस वंश राय सिंघानिया से शादी करने का सपना देखती थी, आज उस वंश राय सिंघानिया ने उसे यह कह दिया कि वह उस जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है जो सिर्फ दुनिया के लिए होगी। कनक के सारे सपने टूट रहे थे, वह अंदर से भी टूट रही थी, वंश जो हिम्मत हुआ करता था उसकी ताकत था, आज उसी वंश की बातें उसे अंदर से तोड़ रही थी। वंश ने कनक को देखते हुए कनक से कहा, मैं कोई भी काम बिना एग्रीमेंट के नहीं करता, क्योंकि लोग अपनी बातों से बहुत जल्दी पलट जाते हैं, क्या पता तुम किसी की बात सुनकर अपनी बातों से पलट जाओ, तो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, जो होता हूँ सामने होता हूँ। तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगी, और अगर तुमने वैसा करने से मना किया तो तुम्हें मुझे 1 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्या तुम्हें यह मंजूर है या नहीं। वंश की बात सुन कनक बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, दोनों ही ऑप्शन उसे बहुत अजीब लग रहे थे, वह दिखावे की शादी वंश से नहीं करना चाहती थी, वह अपने सपनों को पूरा करके उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन एक असली शादी करना चाहती थी, ना कि नकली है। और दूसरा ऑप्शन उसके लिए और भी अजीब था, अगर उसने वंश की एक भी बात नहीं मानी तो उसे 1 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी, जिसके पास अभी 1 रुपया भी नहीं है, वह 1 करोड़ की पेनल्टी कहाँ से देगी। वंश ने कनक को देखते हुए कनक से कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, वरना मैं तुम्हें हाईवे पर उतार दूंगा। कनक वंश को बहुत कम समझ रही थी, उसे लगा वंश एक अच्छे दिल का इंसान है, इसलिए उसने वंश का दिया हुआ दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया था। वंश ने कनक से अपने दूसरे एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया, कनक ने डरते हुए उसके उस एग्रीमेंट पर साइन भी कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाला वक्त उसके लिए बहुत ही ज्यादा डरावना होने वक्रेंगे। वह जिस वंश राय सिंघानिया को एक अच्छा इंसान समझने की गलती कर रही है, असल में उसी वंश राज सिंघानिया ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ वक्त बाद उन दोनों की कार एक समंदर के पास एक विला के सामने रुकी, यह एक अकेला विला था जो इस समंदर के पास था, वहां कोई और मेंशन या विला नहीं था। वंश अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हुए कार से बाहर आकर खड़ा हो गया, कनक कार से बाहर उतरकर वंश के पीछे खड़ी हो गई। वंश ने कनक से कहा, अब से तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इसलिए मेरे पीछे भी नहीं और मेरे आगे भी नहीं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। वंश जैसा कहता गया कनक वैसा करती गई, दोनों जैसे ही उस विला के अंदर गए तभी कनक रूहान से टकरा गई, रूहान जो गिरने को हुआ था, कनक ने उसे पकड़ लिया, तभी पीछे से लूशा ने आते हुए कहा, लिटिल बॉस सोने का वक्त हो गया है, मस्ती मत करे वरना बिग बॉस गुस्सा करेंगे। लूशा और रूहान को देख कनक के पैरों तले जमीन खिसक गई, कनक को याद आया कि यह वही बच्चा और वही लड़की है जो उस दिन उस जंगल की गुफा में थी। कनक की पूरी बॉडी डर की वजह से कांपने लगी थी, लूशा कनक को देख हैरान थी। कनक वंश के सामने खड़ी होते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए वंश के आधे चेहरे पर रखा, जिससे सिर्फ वंश की आंखें दिख रही थी। वंश की ब्राउन आंखें देख कनक पूरी तरह से शॉक हो गई, उसके कदम अपने आप पीछे हो गए, उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। वंश ने अपनी कोल्ड आवाज में रूहान से कहा, अंदर जाओ। रूहान वंश की बात सुन वंश से पूछा, क्या हुआ वंश, तुम मुझे ऐसे अंदर क्यों भेज रहे हो। रूहान का सवाल सुन वंश ने रूहान से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रूहान की मुझसे सवाल मत किया करो, अंदर जाओ और अब कोई सवाल नहीं।
वंश को गुस्से में देख रोहान बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कनक वंश को देखते हुए कांपते हुए वंश से पूछा, इसका मतलब है कि अब तक जो भी मेरे साथ हो रहा है वह सब आपने किया है सर? कनक की बात सुन वंश कनक की बातों को इग्नोर कर कनक के साइड से जाने लगा तो कनक वंश की कलाई पकड़कर डरते हुए वंश से कहा, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए सर, क्या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब आपने किया है? कनक के इस तरह हाथ पकड़ने से वंश ने एक झटके से कनक के हाथों को झटक दिया। वंश के इस तरह झटकने से कनक जमीन पर गिर गई। वंश कनक के पास जमीन पर बैठते हुए कनक के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कनक से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वह सब मैंने किया है। और यह अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलिए आगे से मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कोई मुझसे सवाल करे। कनक की आंखों से आंसू गिर रहा था। कनक वंश के उसी हाथ को पकड़ा जिस हाथ से वंश ने कनक के जबड़े को कसकर पकड़ा था। कनक ने वंश से कहा, झूठ कह रहे हैं ना सर, आप तो एक अच्छे इंसान हैं, आप कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा प्यार मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकता। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप एक बार कहिए सर कि आपने ये सब नहीं किया है। कनक की बात सुन वंश ने कनक को एक झटके से छोड़ते हुए कनक से कहा, तुमने सही कहा, मैं किसी लड़की के साथ यह सब नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारे साथ यह सब कर सकता हूँ और इससे बुरा भी करूंगा, जिसकी वजह है तुम्हारा कमीना बाप। अपने पापा के बारे में ऐसा सुन कनक अपने आंसुओं को साफ कर वंश से कहा, बस बहुत हुआ सर, आप मेरे पापा को गाली नहीं दे सकते। आखिर आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला? वंश लिविंग एरिया में लगी एक बड़ी सी पोर्ट्रेट को देखते हुए कहा, सुकून, मैंने अभी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की है, मैं कल से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना शुरू करूंगा। मैंने तो तुम्हारे पापा को सिर्फ गाली दी है, जिस दिन तुम्हें अपने पापा का सच पता चलेगा तुम उनकी जान लेना चाहोगी। वंश की बात सुन कनक वंश के सामने खड़े होते हुए वंश से कहा, बस बहुत हुआ आपका सर, मैं नहीं जानती सर आप किस सच के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, वह एक अच्छे इंसान हैं। आपने इन 3 दिनों में मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया सर। मैं आपके साथ जॉब करने के सपने देखती थी, आपके साथ अपनी जिंदगी जीने की सपने देखती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने जिससे प्यार किया वह मेरी जिंदगी को 3 दिन में जहन्नुम बना देगा। मेरा प्यार मेरे लिए जहर बन जाएगा। अगर आप में इंसानियत नहीं थी तो कम से कम ये सोचते कि आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक लड़की के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता और आपने मुझसे वही छीन लिया। आपने मुझे एक एस्कॉर्ट गर्ल बना दिया जिसे लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। ये सब करके आपको क्या मिला सर? आप इतने घटिया होंगे सर, मुझे पता नहीं था। और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कुछ और भी बचा है मेरे साथ करने के लिए? इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। कनक ने इतने ही कहा था कि वंश कनक के बालों को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कनक के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर कनक की आंखों में आंखें डालकर कनक से कहा, तुम्हें मरने का भी हक नहीं है। मौत को तुम्हारे पास आने से पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक मैं तुम्हारे बाप को पूरी तरह से बर्बाद नहीं करता था तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक खरोच भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। समझ में आया तुम्हें? तुम अपने बाप की बहुत कीमती चीज हो। तुम्हारा बाप तुमसे बहुत प्यार करता है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपना टारगेट बनाया है। अब तुम वह सब काम करोगी जो तुम्हारे बाप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर वंश ने बेरहमी से कनक को खुद से दूर धक्का दे दिया। कनक जमीन पर की गई जिससे उसके पैरों में चोट आ गई, जिससे कनक की हल्की सी चीख निकल गई। कनक की चीख सुन लूशा जैसे ही कनक के पास जाने को हुई, वंश अपने हाथ को दिखाकर लूशा को रोकते हुए कहा, इसके साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी, इसके साथ एक दुश्मन की तरह पेश आया जाएगा। इतना कहकर वंश कनक का शोल्डर पकड़कर कनक को जबरदस्ती उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा। कनक से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पैरों में मोच आ गई थी, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन वंश को कनक का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। वंश कनक को एक कमरे के पास लाकर कनक को उस कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से उस रूम के डोर पर लॉक लगा दिया। उस रूम में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। उस रूम में जगह जगह का कॉकरोच थी। कनक अंदर से चीखने लगी थी, वह अंदर से जोर जोर से चिल्ला रही थी, दरवाजा खुलवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वंश को कनक की जैसे कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। कनक डोर से सेट कर अपने पैरों को समेटकर अपने पेट तक लाकर अपने सिर को अपने पैरों पर रखकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था।
वंश ने अपनी कोल्ड आवाज में रूहान से कहा, अंदर जाओ। रूहान वंश की बात सुन वंश से पूछा, क्या हुआ वंश, तुम मुझे ऐसे अंदर क्यों भेज रहे हो? रूहान का सवाल सुन वंश ने रूहान से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रूहान की मुझसे सवाल मत किया करो, अंदर जाओ और अब कोई सवाल नहीं। वंश को गुस्से में देख रूहान बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कनक वंश को देखते हुए कांपते हुए वंश से पूछा, इसका मतलब है कि अब तक जो भी मेरे साथ हो रहा है वह सब आपने किया है सर? कनक की बात सुन वंश कनक की बातों को इग्नोर कर कनक के साइड से जाने लगा तो कनक वंश की कलाई पकड़कर डरते हुए वंश से कहा, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए सर, क्या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब आपने किया है? कनक के इस तरह हाथ पकड़ने से वंश ने एक झटके से कनक के हाथों को झटक दिया। वंश के इस तरह झटकने से कनक जमीन पर गिर गई। वंश कनक के पास जमीन पर बैठते हुए कनक के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कनक से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वह सब मैंने किया है और यह अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलिए आगे से मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कोई मुझसे सवाल करे। कनक की आंखों से आंसू गिर रहा था। कनक वंश के उसी हाथ को पकड़ा जिस हाथ से वंश ने कनक के जबड़े को कसकर पकड़ा था। कनक ने वंश से कहा, झूठ कह रहे हैं ना सर, आप तो एक अच्छे इंसान हैं, आप कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरा प्यार मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकता, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप एक बार कहिए सर कि आपने ये सब नहीं किया है। कनक की बात सुन वंश ने कनक को एक झटके से छोड़ते हुए कनक से कहा, तुमने सही कहा, मैं किसी लड़की के साथ यह सब नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारे साथ यह सब कर सकता हूँ और इससे बुरा भी करूंगा जिसकी वजह है तुम्हारा कमीना बाप। अपने पापा के बारे में ऐसा सुन कनक अपने आंसुओं को साफ कर वंश से कहा, बस बहुत हुआ सर, आप मेरे पापा को गाली नहीं दे सकते, आखिर आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला? वंश लिविंग एरिया में लगी एक बड़ी सी पोर्ट्रेट को देखते हुए कहा, सुकून, मैंने अभी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की है, मैं कल से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना शुरू करूंगा। मैंने तो तुम्हारे पापा को सिर्फ गाली दी है, जिस दिन तुम्हें अपने पापा का सच पता चलेगा तुम उनकी जान लेना चाहोगी। वंश की बात सुन कनक वंश के सामने खड़े होते हुए वंश से कहा, बस बहुत हुआ आपका सर, मैं नहीं जानती सर आप किस सच के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, वह एक अच्छे इंसान हैं। आपने इन 3 दिनों में मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया सर, मैं आपके साथ जॉब करने के सपने देखती थी, आपके साथ अपनी जिंदगी जीने की सपने देखती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने जिससे प्यार किया वह मेरी जिंदगी को 3 दिन में जहन्नुम बना देगा। मेरा प्यार मेरे लिए जहर बन जाएगा। अगर आप में इंसानियत नहीं थी तो कम से कम ये सोचते कि आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक लड़की के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता और आपने मुझसे वही छीन लिया। आपने मुझे एक एस्कॉर्ट गर्ल बना दिया जिसे लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। ये सब करके आपको क्या मिला सर? आप इतने घटिया होंगे सर, मुझे पता नहीं था। और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कुछ और भी बचा है मेरे साथ करने के लिए? इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। कनक ने इतने ही कहा था कि वंश कनक के बालों को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कनक के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर कनक की आंखों में आंखें डालकर कनक से कहा, तुम्हें मरने का भी हक नहीं है। मौत को तुम्हारे पास आने से पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक मैं तुम्हारे बाप को पूरी तरह से बर्बाद नहीं करता था तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक खरोच भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। समझ में आया तुम्हें? तुम अपने बाप की बहुत कीमती चीज हो। तुम्हारा बाप तुमसे बहुत प्यार करता है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपना टारगेट बनाया है। अब तुम वह सब काम करोगी जो तुम्हारे बाप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर वंश ने बेरहमी से कनक को खुद से दूर धक्का दे दिया। कनक जमीन पर की गई जिससे उसके पैरों में चोट आ गई, जिससे कनक की हल्की सी चीख निकल गई। कनक की चीख सुन लूशा जैसे ही कनक के पास जाने को हुई, वंश अपने हाथ को दिखाकर लूशा को रोकते हुए कहा, इसके साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी, इसके साथ एक दुश्मन की तरह पेश आया जाएगा। इतना कहकर वंश कनक का शोल्डर पकड़कर कनक को जबरदस्ती उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा। कनक से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पैरों में मोच आ गई थी, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन वंश को कनक का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। वंश कनक को एक कमरे के पास लाकर कनक को उस कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से उस रूम की डोर पर लॉक लगा दिया। उस रूम में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। उस रूम में जगह जगह का कॉकरोच थे। कनक अंदर से चीखने लगी थी, वह अंदर से जोर जोर से चिल्ला रही थी, दरवाजा खुलवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वंश को कनक की जैसी कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी।
कनक डोर से सेट कर अपने पैरों को समेटकर अपने पेट तक लाकर अपने सिर को अपने पैरों पर रखकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। सिंघानिया मेंशन। वंश स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके स्टडी रूम के डोर पर लॉक हुआ। नाक की आवाज सुन वंश ने कोड आवाज में कम इन कहा तो लूशा अंदर आई, जिसके हाथों में कॉफी थी। लूशा कॉफी को वंश की टेबल पर रखते हुए वंश को देखने लगी। लूशा को अपने सामने खड़े देख वंश लैपटॉप से अपनी नजरें हटाते हुए लूशा से पूछा, क्या हुआ मिस लूशा, आपको मुझसे बात करनी है या कुछ कहना चाहती है मुझसे? वंश का सवाल सुन लूशा ने वंश को देखते हुए वंशी से कहा, सॉरी बॉस, लेकिन जो मैं कहने जा रही हूँ हो सकता है आपको मेरी बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन मैं ये बात आपको जरूर कहना चाहूंगी। मिस गोयल बहुत मासूम है। आप जो भी उनके साथ कर रहे हैं वह बहुत गलत है। एक तरह से आप उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उनका करियर खत्म हो जाएगा। ऐसे तब आप में और मिस्टर गोयल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हम एक अंडरकवर माफिया हैं। हम मिस्टर गोयल के गलत कामों को सही करते हैं। अगर आप गलत करने लगे तो आप पर कोई भरोसा कैसे करेगा बॉस? लूशा की बात सुन वंश लैपटॉप को एक झटके से बंद कर खड़े होते हुए लूशा से कहा, तुम और वंश अपनी हदें भूल रहे हो। तुम जानते हो ना, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे एडवाइस दे, और मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारा फ्रेंड नहीं, जो तुम मुझे ये सारी बातें बता रही हो। और दूसरी बात, मिस्टर गोयल और मुझ में बहुत फर्क है। मिस्टर गोयल हर लड़की के साथ वही करता है और मैं सिर्फ उसकी बेटी के साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे दर्द में देखना चाहता हूँ, उसे अपने कदमों में झुकते हुए देखना चाहता हूँ ताकि अपनी बेटी का दर्द का देख उसे उन लड़कियों का दर्द महसूस हो। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो या कुछ और, क्योंकि उसके बाप के गुनाहों की जगह ये कुछ भी नहीं है। वंश की बात सुन लूशा ने वंश से कहा, सॉरी बॉस, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगी, आप मिस गोयल के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आप अपने फैसले पर एक बार और सोच लीजिए, कहीं फ्यूचर में आपको अपने लिए गए फैसले पर पछताना ना पड़े। इतना कहकर लूशा वहां से चली गई। वंश ने गुस्से से टेबल की सारी चीजें जमीन पर फेंक दी। अगली सुबह वंश कनक के रूम के डोर को ओपन किया तो कनक जमीन पर किसी खरगोश के बच्चे की तरह खुद में समेटे हुए सो रही थी। कनक को सोए हुए देख वंश ने कुछ सर्वेंट को बुलाया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। सर्वेंट के वहां से जाने के बाद वंश कनक को देखने लगा। तभी वंश की नजर कनक के पैरों पर पड़ी जहां स्वेलिंग आ गई थी। कुछ पल बाद वंश बर्फ की तरह ठंडा पानी कनक के मुंह पर फेंक दिया। इस तरह ठंडा पानी गिरने से कनक एक झटके से उठ गई। अपने सामने वंश को देख कनक डर से पीछे हो गई। वंश कनक के सामने बैठते हुए कनक से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं लाया है। आज से इस घर के सारे काम तुम करोगी। मैंने सारे सर्वेंट को छुट्टी दे दी। आज से तुम मेरा, रोहान और बाकी सभी का ख्याल रखोगी। और एक बात, यह सब काम करने के बाद तुम मेरे साथ ऑफिस भी चलोगी। उसके बाद तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है, क्लाइंट को सेड्यूस करने का। कनक के आंखों से आंसू गिर रहा था। वह ठंड से कांप रही थी। उसका पिनघोंट ठंड से काला हो गया था। कनक को अपने दिल में दर्द होता महसूस हो रहा था। कनक अपने दिल की जगह हाथ रख वंश से कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि मैं आपकी सारी बात मान जाऊंगी? कनक की बात सुन वंश कनक के बाल को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कनक के चेहरे को ऊपर कर कनक से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे अपाहिज भाई को मार दूंगा। और तुम भूल रही हो, तुमने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है जिसकी बेस पर मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली जेल में रहोगी। क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? वंश के इस तरह बाल पकड़कर खींचने से कनक को दर्द महसूस हो रहा था। कनक वंश को देखते हुए वंश से कहा, आप इतने घटिया कैसे हो सकते हैं सर? क्या आपके अंदर दिल नहीं है? वंश कनक के सवालों को इग्नोर कर कनक से कहा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वंश ने कनक को एक झटके से जमीन पर छोड़ दिया। कनक जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। वह जबरदस्ती अपने पैरों पर खड़े होकर दर्द को सहते हुए उस रूम से निकल गई। कनक ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से भीग गई थी। कनक की ऐसी हालत देख रोहान कनक के पास आकर कनक से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? रोहान को अपने सामने देख कनक अपने घुटनों पर रोहान के सामने बैठते हुए रोहान से कहा, नहीं बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहान वहां से चला गया। कनक ने उसी तरह पूरा काम किया। कनक घर का पूरा काम कर बहुत ज्यादा थक गई थी। लूशा दूर खड़ी कनक को देख रही थी। कनक को ऐसे देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लूशा ने कनक के पास आकर कनक को ड्रेस देते हुए कहा, ये ड्रेस पहन लीजिए, आपको मेरे साथ ऑफिस चलना है। कनक लूशा के हाथों से ड्रेस लेकर उठकर वहां से चली गई। 1 घंटे बाद लूशा और कनक दोनों ऑफिस आए। कनक को देख सभी लोग हैरान थे।
सभी स्टाफ आपस में बात करने लगे थे। एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से कहा, ये तो वही एस्कॉर्ट गर्ल है जिसकी कल न्यूज़ वायरल हुई थी। क्या ये बॉस के साथ रात बिताने आया है? इसके चेहरे से देखकर ऐसा लगता नहीं कि यह सब काम करती होगी। उन सभी स्टाफ की बात कनक को सुनाई दे रहे थे। कनक की आंखों में आंसू था। कनक को आज खुद से नफरत हो रही थी कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसका प्यार उसके लिए जहर बन गया, जो धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा है। लूशा कनक को लिफ्ट के पास ले जाकर कनक को लिफ्ट में छोड़ते हुए कहा, फिफ्थ फ्लोर पर बॉस का कैबिन है, मुझे कुछ काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही। लिफ्ट बंद हो गई और कनक जोर जोर से रोने लगी। कनक को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। तभी वह लिफ्ट फ्लोर पर रुकी। कनक अपने आंसुओं को साफ कर वंश के केबिन का डोर ओपन कर अंदर गई तो वंश अपनी नजरें उठाते हुए कनक को देखकर कहा, ये तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम उठाए चली आए, अंदर आने से पहले नॉक किया जाता है। वंश की बात सुन कनक वंश के पास जाते हुए कहा, यही बातें आप पर अप्लाई होती है सर। जब आप अपने केबिन में नॉक करके आने के लिए कह रहे हैं तो आपको भी तो हक नहीं है ना किसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर देने का। कनक की बात सुन वंश ने कनक को घूरते हुए कहा, ओ तुम्हारे मुंह में जबान भी है, तुम्हें जवाब भी देना आता है। कनक वंश सामने खड़े होते हुए वंश से कहा, आप बिना बताए किसी की जिंदगी में घुसकर कर उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना सकते हैं और आपको कोई पलट जवाब नहीं दे सकता सर। कनक की बात सुन वंश कनक को देखते हुए कनक से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ सवाल जवाब करने के लिए नहीं बुलाया है, काम करो, जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। कनक ने तुरंत कहा, नहीं सर, मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगी सर, आपको जो करना है कर लीजिए। आपने ऑलरेडी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब जो भी इंसान मुझे देखता है तो मुझे सिर्फ एक ही नाम से बुलाता है, एस्कॉर्ट गर्ल। मुझे आज पता चला कि एक एस्कॉर्ट गर्ल आदमियों के साथ सोती है कुछ पैसों के लिए। ये सच है ना सर? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आप तो उन गुंडों से भी खराब हैं जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। कम से कम उनका घिनौना चेहरा तो सबके सामने होता है, आपकी तरह दो दो चेहरे लेकर नहीं घूमते वह। कनक ने इतना ही कहा था कि वंश अपनी चेयर से उठकर कनक के पास आकर कनक की कमर में हाथ डालकर कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक से कहा, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। कनक ने वंशी से कहा, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ सर, आपने तो यही सब किया, मेरे साथ मेरी जिंदगी बर्बाद की है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिला सर? आखिर ऐसा कौन सा बदला लेना था जो आप एक लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट से खेल गए? कनक को बोलते देख वंश को गुस्सा आ रहा था। वंश अपनी एक हाथ से कनक की कमर को कसकर पकड़ा था और दूसरे हाथ से कनक के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहा, चुप हो जाओ वरना मैं अपनी यादें भूल जाऊंगा। कनक ने उसी तरह वंश से कहा, कौन सी हद सर? आप किस हद की बात कर रहे हैं जो आप पहले ही पार कर चुके हैं? आपके स्टाफ के लोगों को लगता है कि मैं यहाँ आपके साथ सोने आए एक 19 साल की लड़की जिसे इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए, वह लोगों की नज़र में इस वक्त एक 25 साल के लड़के के साथ सोने आए है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है सर? सिर्फ आपकी वजह से। तो आप तो अपनी हद पहले ही पार कर चुके हैं, और कौन सी हद पार करेंगे? वंश को कनक की बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने वंश से इस तरह बात नहीं की थी। क्योंकि आज कनक वंश के एक बात का तो जवाब दे रहे थे। कनक को बोलते देख वंश ने अपने होठों को कनक के होठों पर रख कनक के होठों को कसकर काट लिया। वंश कनक को जबरदस्ती किस करने लगा। कनक वंश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। कनक अपने हाथों को वंश के चेस्ट पर रखकर धक्का दे रही थी। वंश ने दोबारा से कनक के जीभ को बाइट कर दिया और कनक से दूर हो गया। वंश कनक को देखते हुए कनक से कहा, इसे कहते हैं हद पार करना। आखिर लोगों को पता चले तुम वाकई में मेरे साथ सोने आई थी, और एक बात, मुझसे आगे से बदतमीजी से मत करना। वंश इतना ही कहा था कि कनक एक जोरदार थप्पड़ वंश के गालों पर मारते हुए वंश से कहा, मुझे शर्म आती है कि मैंने कभी आपसे प्यार किया था, आपको एक अच्छा इंसान समझा था। कनक अपने होठों को जोर जोर से रब करते हुए वंश को देखकर कहा, आप कुछ और कर भी नहीं सकते सर, आप सिर्फ लड़कियों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, क्योंकि आप में सिर्फ इतनी ही ताकत है। वंश के होठों के कोनों से खून निकल रहा था, क्योंकि कनक ने बहुत ही तेज थप्पड़ मारा था। वंश अपने कोनों से निकल रहे खून को साफ करते हुए कनक को गुस्से से घूर रहा था। कनक भी वंश को गुस्से से घूर रही थी। तभी लूशा ने आते हुए कहा, बॉस, मिस्टर गोयल ऑफिस में आकर तमाशा कर रहे हैं। लूशा की बात सुन कनक जैसे ही जाने हुई। वंश कनक की कलाई को कसकर पकड़ते हुए लूशा को जाने का इशारा कर दिया। कनक अपने हाथों को वंश के हाथों से छुड़ाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए सर, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। वंश कनक को देखते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं मिस गोयल, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। कनक वंश के उसी हाथों को काटने लगी जिस हाथों से वंश ने कनक के हाथों को पकड़ा था।
कनक के दांत काटने के बावजूद वंश ने कनक को नहीं छोड़ा। कनक लगातार वंश को वाइट किए जा रही थी, लेकिन तब भी वंश कनक के हाथों को नहीं छोड़ रहा था। वंश और कसकर कनक की कलाई पकड़ते हुए कहा, ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़े मिस गोयल, थोड़ा मैच्योर बने।